नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी, यूपी पुलिस भर्ती में हम पढ़ रहे थे, हिंदी को पढ़ रहे थे और स्वर हमारे कंप्लीट हो गए थे। व्यंजन की क्लास थी और व्यंजन की भी आज आखिरी क्लास है और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास पूरी की पूरी देखें, मिस ना करें, क्योंकि अगर आज की क्लास मिस कर दी तो समझ लिए 2 से 3 नंबर आपके गए। तो पूरी क्लास आज की आपको जरूर देखना है। उससे पहले दोस्तों क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो अब दोस्तों आइए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज पढ़ेंगे अयोग। पिछली क्लास में हम संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके थे, आज अयोगवाह व्यंजन हम पढ़ेंगे और अयोगवाह व्यंजन की पहले परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो अयोगवाह व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या होती है इसकी परिभाषा? जो वर्ण आ के योग से मिलकर बनते हैं किंतु अर्थ में व्यंजन की तरह होता है उनका अर्थ, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसको आइए लिख लेते हैं। मिलकर बनते हैं और अर्थ में व्यंजन की तरह होते हैं, व्यंजन होते हैं बल्कि उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम असंगत कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम असंगत व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें अगर अयोगवाह व्यंजन आ गया तब भी आपको यही परिभाषा लिखनी है। हालांकि परिभाषा लिखने को नहीं आती है, लेकिन कभी कभार टिक करने पर परिभाषा 4 परिभाषाएं दे देते हैं, उसमें बोलते हैं या परिभाषा ही दे देते हैं, बोलते हैं कौन सा ये किस व्यंजन की परिभाषा है। तो इस तरह से आपको देखना है, क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है। डायरेक्ट तो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, घुमा के पूछी जा सकती है। इसमें होता क्या है, जैसे में इसके उदाहरण में देख लेते हैं क्या होते हैं। इसमें होते हैं 2, एक होता है अंग और एक होता है आहा। एक होता है अंग और एक होता है आहा। ये जो अंग होता है ये हमारा होता है अनुस्वर, और जो आहा हमारा होता है ये होता है हमारा, जो आह होता है ये हमारा विसर्ग होता है। तो ये अनुस्वर होता है और ये विसर्ग होता है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा है उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन ये क्या होते हैं? इनकी परिभाषा क्या होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ हमारी ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है और हल्के से झटके से नीचे आती है, उसे हम उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है, ऊपर होकर नीचे झटके के साथ आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारे आ जाते हैं ड और ढ। ड और ढ, इसको आप बोल कर देखिए। पहले ये जबान हमारी ऊपर जाएगी और एकदम से झटके के साथ नीचे आएगी। ड ढ, एकदम झटके के साथ आएगी। जैसे ये हो गया ड और ये हो गया ढ। आप इनको बोल कर देखिए। पहले आपकी इसमें जबान आपकी ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद एकदम से झटके के साथ नीचे आएगी। ड
और ढ। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा है दंत मूल या वत्सर्य व्यंजन। ये क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वानिक वत्सर अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है या वत्सर्य के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दंत मूल व्यंजन कहते हैं। तो और इनके हमारा उदाहरण क्या हो जाएंगे? इनके उदाहरण हो जाएंगे ना, स, र, ला, ज, ढ। लिख लेंगे ना, स, र, ला, झ और ड़ा। ये हो जाएंगे इनके उदाहरण। ये हो जाएंगे इनके उदाहरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में अपनी नोट कर लें। अगला हमारा है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इनकी क्या परिभाषा होती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। और एक इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण में आएगा, आप बोल कर देखिए, जो परिभाषा लिखी सेम आपको ये शब्द लगेगा। इसमें केवल होता है, केवल और केवल रा होता है। आप रा को बोलिए, देखिए जबान में रगड़ती है और रगड़ते हुए वायु निकलती है। रा, जबान ऊपर नीचे लड़ती है और उसके बाद ये शब्द निकलता है, ये वर्ण निकलता है। तो ये हमारी हो जाती है लुंठित व्यंजन की परिभाषा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है पार्श्विक व्यंजन। ये क्या होते हैं? जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु बगल से प्रवाह हो जाती है। तो इसमें जैसे में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ला। आप सामने आ जाइए और एकदम से आप बोलिए ला। आपको महसूस करेंगे जबान के साइड से हवा बाहर की ओर निकलती है। तो ये हो गई हमारी पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा। अगला है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? उदाहरण में इसमें क्या आ जाएगा? इसमें उदाहरण में आ जाएगा केवल और केवल हा। कौन सा आ जाएगा? हा। केवल और केवल हा आ जाएगा। आप इसमें बोलकर देखिए, हा जैसा परिभाषा में है, उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है। हा जब आप बोलेंगे तो देखिए मुख आपका खुला रहता है और कंठ खोलकर झटके के साथ हा जब बोलेंगे तो झटके के साथ हवा बाहर आती है। इसे कहते हैं काकल्य वर्ण और इसमें ये केवल हा होता है इसमें। अगला है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है?
यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें उदाहरण में आ जाएंगे सत्ता, धक्का, और आ जाएगा मक्का, और आ जाएगा मक्का, और एक आ जाएगा आपका जानवर का नाम लिख लीजिए कुत्ता। अब इसमें देखिए यहां पर ये जब दो ये हैं, ये आधा हो गया और ये पूरा हो गया। हमने आपको जब शुरुआत में हमने स्वर या व्यंजन वाली ही शुरुआत में ही बताए थे कि जब किसी अक्षर के में जब स्वर नहीं होता है तो वो आधा हो जाता है। तो वही देखिए जब दो दो इसमें तार हैं, इसमें यहाँ पर आपके कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं है। वैसे ही धक्का में आप देखिए यहाँ पर नहीं है, वही इसमें भी देखिए और वही चीज यहाँ पर भी देखिए। इसी तरीके के जो भी शब्द होते हैं उनमें वो द्वित्व व्यंजन में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिखे हुए हैं व्यंजन जो आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक आधे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो ये आप ध्यान से यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कंठ व्यंजन होते हैं हमारे आहा और ह, ये हमारे कंठ व्यंजन होते हैं। तालुब व्यंजन की बात कर लें तो शा और या होता है। मूर्धन्य व्यंजन की बात कर लें तो डा, डा, रा और शा हो जाता है। दंतीय व्यंजन ला, ढ, रा, शा हो जाता है। स्वर तांत्रिक व्यंजन हमारा हा हो जाता है। वहीं पर दंतोष्ट व्यंजन की बात कर लें तो ये वाह होता है। वहीं पर संघर्षहीन व्यंजन की बात कर लें तो ये या और वाह हो जाता है। और वहीं पर प्रकंपित व्यंजन की बात कर लें तो ये रा हो जाता है। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामने लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला हमारा पॉइंट है सघोष या फिर घोष। ज्यादातर आपको सघोष देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है केवल घुमाने के लिए घोष दे दिया जाता है। तो जब अगर घोष दिया हो तो वहां पर आप सघोष ही मानेंगे। किताबों में अक्सर आप देखेंगे तो केवल सघोष आपको किताबों में अक्सर आप देखेंगे तो आपको केवल सघोष देखने को मिलेगा, वहां पर घोष शायद नहीं लिखा रहता है। डीपली जो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको घोष मिल जाएगा। तो ये अब अगर घोष लिख कर आ जाए तो इसके लिए परेशान ना हो, ये सघोष ही होता है। तो क्या होती है इसकी परिभाषा, इन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा वैसे पूछी नहीं जाती है, लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। लेकिन ये लिखने के लिए नहीं आता है, ये परिभाषा आपको लिखने को नहीं आएगी, केवल समझाने के लिए आपको मैंने आपको परिभाषा लिख दी है। हाँ, हो सकता है कभी कभार परिभाषा ये दी होती है बता और पूछ लेता है ये घोष है, सघोष है, प्राण है या महाप्राण है, क्या है, उसमें ये परिभाषा आपको पहचाननी आनी चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। सघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अभी आप यहीं पर देख लीजिए। हम अभी आगे जब वर्णमाला लिखकर आपको समझाएंगे तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण अगर आते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये इसके अलावा ये 3, 4, 5 तो हमारे वर्णमाला से हो जाएंगे व्यंजनों में। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष में आते हैं। कोई भी स्वर आएगा, आ ई, जो भी स्वर होते हैं वो सारे हमारे कहाँ आएंगे, वो सारे हमारे सघोष में आएंगे। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण व्यंजन ये भी हमारे इसी में आएंगे। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले, इसके बाद आघोष, इसके बाद आपको हम एक साथ समझाएंगे दोनों, इसमें आपको आसानी रहेगी। ये हो जाता है, ये हमारा होता है। अगर घोष लिख के आए तो आप सघोष वाली परिभाषा लिखेंगे, और यहां पर आपको डायरेक्ट
यहां पर आपको डायरेक्ट अघोष ही केवल मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वो हमारे अघोष हो जाते हैं। यही अंतर है घोष और अघोष में, यही अंतर है। उसमें कंपन होता है, इसमें कंपन नहीं होता है। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अघोष कहेंगे। उन्हें हम अघोष कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है? तो पहले तो वर्णमाला में तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें आ गया। बचा क्या? पहला और दूसरा, ये हमारा यहां पे आ जाएगा। और इसके अलावा तीनों ही शाह हमारे इसमें आ जाएंगे। तीनों ही शाह हमारे आ जाएंगे। शाह, चलो पढ़ा, तीनों ही शाह हमारे आ जाएंगे। तीनों ही शाह हमारे आ जाएंगे। और इसके अलावा ये जो अयोगवाह होता है फ, जो इसमें मुक्ता में जिसमें लगता है वो इसमें आ जाता है। तो अब इसका हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ये हमारे हमने वर्णमाला लिख ली यहां पर। अब वर्णमाला में यहां पर हम आपको बताएंगे कौन घोष है कौन अघोष है। इधर हम लिख लेते हैं आपके समझाने के लिए। सघोष, सघोष में हमने क्या बताया था? पहला, नहीं, सघोष में हमने बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा। और घोष और अघोष में हमने क्या बताया था? अघोष में हमने बताया था पहला और दूसरा। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये जो पहला, ये हमारा पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा हो जाएगा। तो आप आंख बंद कर इधर के जो दो ये आ जाते हैं, ये हमारे अघोष हो गए। और बाकी के ये जो इधर के हमारे हैं, ये जो आ जाते हैं, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे घोष, सघोष हो गए। ये हमारे सघोष हो गए। ये हमारे इधर के, इधर वाला जो हमारे कॉलम में है, ये हमारे घोष हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं, और इधर वाले सघोष हो जाते हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, कौन अघोष है इसमें और कौन सघोष है। यहां से एक नंबर आपका निश्चित आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से आपको एक नंबर ना मिले। 100% यहां से आपको एक नंबर मिलेगा। और इसमें यहां पर सारे स्वर आ जाते हैं, ये हमने भी आपको बताया था। इसके अलावा आपको द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो हमारा यहां पर आ जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। यहां से एक नंबर 100% आपको आना है, चाहे घोष से पूछ ले या अघोष से पूछ ले या सघोष से पूछे, कहीं से भी आए, एक नंबर यहां पर आपका 100% यहां से आना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पहला दूसरा हमारा अघोष हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सघोष हो जाएगा। और ये क्रम याद रखने के लिए हमने आपको बताया था, केवल आप इसको याद कर लीजिए। आपका क च ट त प, ये आप याद रखेंगे तो ये क्रम भी आप जान जाएंगे। अगर ये आपको क्रम याद रहेगा तो आपको करने में कोई निश्चित, ये एक नंबर आपको 100% मिल जाएगा। अब हमारा अगला है अल्प प्राण। यहां से भी आपको एक नंबर निश्चित ही मिलेगा। अल्प प्राण और महाप्राण दो होते हैं, यहां से भी एक नंबर आपको निश्चित मिलने वाला है। तो कैसे कैसे हम तैयार करेंगे इसको? अल्प प्राण, नाम की जैसा कि नाम है अल्प प्राण, वैसा ही इसका गुण भी है। इसमें नाक और मुख से वायु की मात्रा जो निकलती है वो महाप्राण की अपेक्षा कम होती है। तो यही पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख व नाक से कम वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे।
इसमें अब क्या हो जाएगा, इसमें उदाहरण में हमारे क्या आ जाएगा, इसमें प्रत्येक वर्ग का, आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं याद रहता, पहले पहला, तीसरा और पांचवा इसमें आएगा, आपको याद रखना है। तो ऐसे याद कर लीजिए, इसमें अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण जो होगा वो यहां पे आ जाएगा। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, दोनों तीनों ही जो आए हैं ये तीनों ही विषम हैं, तो विषम से याद कर लीजिए, जो भी होंगे पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके विषम हो जाएंगे। विषम में अल्प प्राण में कौन से आएंगे, विषम आएंगे, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आ जाएगा, इसके अलावा सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। इनकी संख्या अक्सर पूछ ली जाती है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राण की संख्या होती है 31। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण की संख्या होती है 31। अभी इसको भी हम पूरा लिखकर, जब काखा गाघा पूरा लिखेंगे वहां पर भी लिखकर भी आपको हम अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण में क्या हो जाता है, जिन वर्णों के, यहां पर उच्चारण रह गया था, उच्चारण में, यहां पर भी यही परिभाषा हो जाएगी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख व नाक से वायु से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। इसमें कौन से अब आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे जो इसमें बचा वो अब यहां रह जाएगा, या इसको कह देंगे सम, याद कर लेंगे। तो सम में क्या हो जाता है, दूसरा और चौथा, ये हो जाएगा विषम। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सम आ जाएंगे। इसके अलावा और इसमें क्या आते हैं, इसके अलावा इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, और इसके अलावा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा एक ढा, ये तो है, इसके अलावा एक ये हमारा ढा हो जाता है। यानी यहां पे जब दूसरा चौथा आएगा यानी 10 ये हो जाएंगे, और एक ऊष्म व्यंजन आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन हमारा छूट रहा था, इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। यहाँ 10 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, और एक ये, इनकी भी संख्या पूछी जाती है, तो इनकी संख्या पूछी जाएगी तो इनकी संख्या 15 हो जाएगी। 10 हमारे ये हो जाएंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, और एक ये ढा होता है, तो इनकी भी संख्या यहाँ पर 15 हो जाएगी। अब आइए हम आपको काका गागा लिखकर अच्छे से समझाते हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। इसमें पहला हमने क्या बताया था, यहां पर लिख लेते हैं। पहले यहां पर हमने लिखा था अल्प प्राण। अल्प प्राण में हमने क्या बताया था, सारे विषम आ जाएंगे, तो पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में क्या आ जाएगा, जिनमें वायु ज्यादा निकलती है। महाप्राण में हमारे सम आ जाएंगे, यानी दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो यहां से देख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, यानी पहला ये जो हमारा पूरा हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, और ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। यहां पर आप लिख लें अल्प प्राण, अल्प लिख देते हैं, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। वही फिर यहां पर अल्प, और फिर ये हमारा महा, फिर ये अल्प प्राण हो जाएगा, और महाप्राण आगे है ही नहीं, तो आएगा कहां से। तो ये याद रखिए, पहला जो होगा ये हमारा होगा अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में अक्सर एक हम आपको बता दें, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कौन सा ऐसा अल्प प्राण है जो अघोष भी है, या ऐसा कौन सा अल्प प्राण हमारा है जो सघोष भी है। तो हमने घोष और अघोष में बताया था, सघोष और अघोष में, उसमें हमारे सघोष थे पहला और दूसरा, तो अगर दोनों चीजें मिक्स करके पूछ ली तो का हमारा ऐसा हो जाएगा जो सघोष भी है, जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अच्छे से इसको पढ़ना होगा। बाकी अगर आपको कुछ इसमें डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके उस कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आप डाउट पूछेंगे आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा।
तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।